ट्रंप और नेतन्याहू के खूनी कोराम के जाल में फंसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इजराइल के हमले के जवाब में ईरान ने इजराइल, अमेरिका और उसके सहयोगी अरब देशों के उड़ाए परखच्चे। अब लाखों कामगार भारतीय हैं जो अरब देशों में हैं, उनका क्या होगा? आदाब, मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका। थार न्यूज इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। जैसा कि हमने इंट्रो में बताया है, आप लोगों को मालूम है 28 फरवरी के दिन आज जो हमला किया है इस्राइल ने ईरान पर, और फिर ईरान ने उसका जो जवाब दिया है वो एक इतिहास रचने वाला है। परखच्चे उड़ा के रख दिए हैं ईरान ने अमेरिका, इस्राइल और उसके सहयोगी अरब देशों के। और इस सब खूनी कोराम के अंदर हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, नेतन्याहू और ट्रंप के जाल में फंस चुके हैं। हमारी विदेश नीति एक तरह से फ्लॉप हो चुकी है। जो अरब देशों में लाखों कामगार हैं भारतीय, उनका क्या होगा? वो कैसे देश के अंदर आएंगे? पूरे अरब देशों में अफरा तफरी का माहौल है। इसी मुद्दे का ये एपिसोड है, जिसे आप आखिर तक देखिए। इसको ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मुद्दा है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। जो इस्राइल ने हमला किया है वो आपके सामने, आपने खबरें सुन रखी हैं। ईरान ने जो जवाब भी हमला किया है वो भी आपने सुन रखा है। जो खबर यह है कि इस इस्राइल के इस हमले में ईरान के रक्षा मंत्री हैं वो शहीद हो चुके हैं, मारे गए हैं। वहां के फौजी अफसर भी कुछ मारे गए हैं, जनता का भी नुकसान हुआ है। लेकिन ईरान ने जो ताकत दिखाई है, ईरान ने जो अपनी लीडरशिप दिखाई है, ईरान ने जो अपनी मिलिट्री पावर दिखाई है, वो सैल्यूट के काबिल है कि वहां के जो रहबर हैं, वहां के लीडर हैं, 90 साल के करीब हो चुके हैं, आयतुल्लाह खामेनी साहब, जो एक हाथ उनका पहले से ही जख्मी है, खराब हुआ है। तो इस बूढ़े शेर ने, जवान शेर ने, जो 90 साल की उम्र में एक हाथ से झपटा मारा है अमेरिका पे, इस्राइल पे, उनके सहयोगी अरब देशों पे, वो एक इतिहास रचने वाला है। परखच्चे उड़ा के रख दिए हैं अरब देशों में जो मिलिट्री बेस हैं अमेरिका के, उनके और इस्राइल पूरी कंट्री का। तो जो हिम्मत दिखाई है, और हिम्मत इसलिए दिखाई है कि जो अमेरिका की गुंडागर्दी है, जो ट्रंप की गुंडागर्दी है, जो नेतन्याहू की गुंडागर्दी है, जो इस्राइल की गुंडागर्दी है, जो आतंक फैला रखा पूरे वर्ल्ड के अंदर, उसका किसी ने सीना ठोक करके कोई जवाब दिया है। किसी ने जो दिखाया है कि जरूरत दिखाई है, हिम्मत दिखाई है, तो उस देश का नाम है ईरान। उस देश की लीडरशिप का नाम है ईरान की लीडरशिप। उस देश की फौज की लीडरशिप का नाम है ईरान की फौजी अफसर। उन्होंने जो हिम्मत दिखाई है वो वाकई सैल्यूट के काबिल हैं। ईरान को जो 40-50 साल से जो प्रतिबंध लगा रखे थे, ईरान को पूरी तरह से बर्बाद करने पे तुले हुए थे इस्राइल और अमेरिका, लेकिन ईरान ने कहीं भी इनके आगे हार नहीं मानी। जून के अंदर जो 12 दिन की जंग हुई, उसमें भी इस्राइल का इतना ज्यादा नुकसान किया ईरान ने, जो सबको मालूम है। अब जो आज 28 फरवरी को जो कुछ हुआ वो सबके सामने है। इसमें जो सबसे बड़ा नुकसान जो ईरान का, जाहिर सी बात है, जंग होती है तो ईरान का भी नुकसान इसमें हुआ है और हो रहा है। जंग कितने दिन चलेगी किसी को नहीं मालूम है, लेकिन जो धोखा जो नेतन्याहू ने किया है, जो ट्रंप ने किया है, वो एक तरह के खूनी दरिंदे हैं, आतंकी हैं, जिन्होंने इधर बातचीत भी, इधर भी हमला भी, दोनों चीजें, ये सारी की सारी इस जाल में, खूनी जाल में उन्होंने जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी हैं, उनको भी फंसा लिया है। 2 दिन पहले 2 दिवसीय यात्रा इस्राइल की हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है और वहां की पार्लियामेंट को संबोधित किया है। वहां इस्राइल की लीडरशिप की प्रशंसा की है, नेतन्याहू की प्रशंसा की है। वहां भारत का एक तरह का समर्थन जताया है प्रधानमंत्री मोदी ने। इजराइल इज देयर फादरलैंड एंड इंडिया देयर मदरलैंड। लेकिन देखना इस बात पर है कि मोदी ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि क्या मोदी को मालूम नहीं है कि वही इस्राइल जिसने गाजा के अंदर इस 2-2.5 साल की जंग के अंदर हजारों मासूम बेगुनाह बच्चों को, जो मासूम बच्चे थे, उनको बमों से, मिसाइलों से तड़पा तड़पा के, टैंकों से रोन दिए। तो ऐसे जालिम जो खूनी दरिंदा है नेतन्याहू, उसकी पार्लियामेंट को संबोधित करना, वहां के देश का समर्थन करना और वहां उनको भाई बताना, अपने आप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उसकी सोच पे भी प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, उनके व्यक्तित्व पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। बहरहाल सबसे बड़ी बात यह है कि 26 तारीख को, यानी 2 दिन पहले मोदी वापस आए हैं। क्या नेतन्याहू ने उनको यह बताया था
कि मैं हमला करूंगा 28 तारीख को। अगर ये बताया था तो प्रधानमंत्री मोदी को आते ही जो लाखों कामगार हैं भारतीय अरब देशों में, उनको वापस लाने की कोई योजना बनानी चाहिए थी। आज लाखों कामगार जो सऊदी में, दुबई में, अबू धाबी में, कतर में, ओमान में, जो अलग अलग जो खाड़ी देश हैं, बहरीन, कुवैत के अंदर जो लाखों कामगार भारतीय हैं, वो एक तरह के फंस चुके हैं हमारे प्रधानमंत्री की जो विदेश नीति है, उस फ्लॉप विदेश नीति के चक्कर में। हमारे प्रधानमंत्री हैं खुद ही ट्रंप और नेतन्याहू के जाल में फंस चुके हैं। क्या जाल है सबको मालूम है कहानियां। अब जो ईरान ने जो पलटवार किया है वो सबको मालूम है। इस बीच जो हमारे देश की जो विदेश नीति है उस पर भी आपको गौर करना चाहिए कि हमारे देश की विदेश नीति है वो कभी भी इस्राएल के सपोर्ट में नहीं रही। हमारे देश की विदेश नीति है वो हमेशा निर्गुट, यानी न किसी भी पावर, किसी भी जो बड़ा ताकतवर मुल्क या जालिम मुल्क उसके फेवर में नहीं रही। हमारी विदेश नीतियां हमेशा फलस्तीन के फेवर में रही है। हमारी विदेश नीति कभी भी इस्राएल के फेवर में नहीं रही है। हमारी विदेश नीति हमेशा ईरान के फेवर में रही है। यहां तक कि जो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी साहब भी इस मामले में ईरान के फेवर में थे, फलस्तीन के फेवर में थे। वाजपेयी साहब ने कभी भी इस्राएल की गुंडागर्दी का, अमेरिका की गुंडागर्दी का कभी भी समर्थन नहीं किया। लेकिन मध्य पूर्व के बारे में यह स्थिति साफ है कि अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है वो जमीन उसको खाली करना होगी। आक्रमणकारी आक्रमण के फलों का उपभोग करे, ये हमें अपने संबंध में स्वीकार नहीं है। तो जो नियम हम पर लागू है वो औरों पर भी लागू होगा। अरबों की जमीन खाली होना चाहिए। जो फिलिस्तीन है, उनके फिलिस्तीनी हैं, उनके उचित अधिकारों की प्रस्थापना होना चाहिए। इजराइल के अस्तित्व को तो सोवियत रूस ने, अमेरिका ने भी स्वीकार किया है, हम भी स्वीकार कर चुके हैं। मध्य पूर्व का एक ऐसा हल निकालना पड़ेगा इसमें आक्रमण का परिमार्जन हो और स्थायी शांति का आधार बने। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक जाते हैं और 2 दिन इस्राएल के दौरे पर रहते हैं, वहां की पार्लियामेंट को संबोधित करते हैं, उनको वहां भाई बताते हैं और उनका समर्थन करते हैं। ये मजबूरी क्या थी? अगर नेतन्याहू ने यह बताया था कि मैं हमला करूंगा 2 दिन बाद या 1 दिन बाद, तो फिर आते ही प्रधानमंत्री को जो लाखों कामगार हैं भारतीय, उनको निकालने की योजना बनानी चाहिए थी। लेकिन ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। आज तमाम तो जो मिडिल ईस्ट है वो पूरे के पूरे देश हैं, पूरा खाड़ी का इलाका है, वो पूरा का पूरा है नो फ्लाई जोन घोषित हो चुका है। कोई फ्लाइट नहीं उड़ रही है। तमाम तर देशों की जो फ्लाइटें हैं वो ग्राउंडेड हो चुकी हैं, जो जा रही थी वो डाइवर्ट हो चुकी हैं। इन हालात के अंदर लाखों कामगार भारतीय जो वहां मजदूरी कर रहे हैं, अलग अलग जो अरब देश हैं उनके अंदर, उन पे क्या बीत रही होगी? ये सवाल खड़े कर रही हैं हमारे देश की लीडरशिप पे, हमारे प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व पे, हमारे प्रधानमंत्री की विदेश नीति पे, हमारे देश के जो अफसर हैं, विदेश मंत्री हैं, विदेश मंत्रालय के जो अफसर हैं, उनके कार्य प्रणाली पे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही है कि वो लाखों कामगार भारतीय अब भारत में कैसे आएंगे, वापस कैसे लाया जाएगा? क्योंकि इस युद्ध का कोई पता नहीं है कि कितने दिन चलेगा। क्योंकि जिस तरह से ईरान ने पलटवार किया है, जिस तरह से ईरान ने यूएई के, बहरीन के, कुवैत के, सऊदी के, इराक के, जहां जहां इनके अंदर, कतर के, जहां जहां अमेरिका के बेस थे, आर्मी बेस, नेवी बेस, उनके परखच्चे उड़ा दिए। खबर यह है कि वहां जो नेवी बेस थे, आर्मी बेस थे अमेरिका, उनको पूरी तरह से जमींदोज कर दिया है। नुकसान ईरान का भी हो रहा है, लेकिन ईरान ने जो हमला किया है वो एक देखने लायक, सोचने लायक, इतिहास रचने वाला हमला ईरान ने जवाबी हमला किया है। ईरान ने इस्राएल के भी परखच्चे उड़ा दिए हैं और कोहराम मचा दिया है इस्राएल के अंदर भी। लेकिन इन सब के बीच जो हमारे लाखों कामगार हैं वो वापस देश में कैसे आएंगे? इसके लिए हमारी सरकार है, हमारा विदेश मंत्रालय है, हमारी विदेश नीति है, वो पूरी तरह से फ्लॉप हो चुकी है। होना तो ये चाहिए था कि जब हमारे प्रधानमंत्री को, हमारे विदेश मंत्री को, विदेश मंत्रालय के अफसरों को, पीएमओ के अफसरों को जब ये मालूम हो गया कि हालात खराब है, कभी भी जंग हो सकती है, तो पहली फुर्सत में हमारे लोगों को निकालने की जो कोशिश होनी चाहिए थी, वो कोशिश एक तरह की पूरी फेल हो गई है। अब बात यह है कि जो एप्स्टीन फाइल है, एप्स्टीन फाइल के बारे में सब जान रहे हैं कि उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, उसमें ट्रंप के क्या क्या कारनामे हैं, और उसके अंदर दुनिया के और देशों के जो बड़े बड़े लोग बताए जा रहे हैं, सो कॉल्ड बड़े लोग जो सियासतदान हो, बिजनेसमैन हो, उनको क्या क्या कारनामे बताए जा रहे हैं, वो सबके सामने हैं। कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि एप्स्टीन फाइल के चक्कर में या कोई और ऐसा मामला हो जिसके चक्कर में हमारे देश की विदेश नीति है वो पूरी तरह से दब चुकी है नेतन्याहू और ट्रंप के आगे। लेकिन ट्रंप ने और नेतन्याहू ने हमला तो कर दिया है, लेकिन जितने भी दुनिया के एक्सपर्ट हैं वो बता रहे हैं कि ईरान बर्बाद तो होगा, लेकिन ईरान हार भी नहीं मानेगा। बदले में ईरान है वो सामने वाले को एक तरह से बर्बाद करके ही बैठेगा। तो ये जो सारे हालात जो बन रहे हैं, इस पे हम और भी एपिसोड बनाएंगे आगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि हमारे जो कामगार हैं उनको लाने की कोशिश होनी चाहिए थी।
जाहिर सी बात अब होंगी, लेकिन अब क्या होंगी जब वो हालात ही खराब हो गए, वहां कोई पूरा एरिया नो फ्लाई जोन है, सारे जो प्लेन है ग्राउंडेड हो गए, तो अब आएंगे कैसे, ये एक बड़ा सवाल है। और जो ट्रंप है, वहां की जनता है, जो नेतन्याहू के लोग हैं, वो भी इस बात पे सवाल उठा रहे हैं, इसराइल के जो एक्सपर्ट हैं वो भी सवाल उठा रहे हैं, अमेरिका के एक्सपर्ट भी वो सवाल उठा रहे हैं कि ट्रंप ने अपने राज के लिए, ट्रंप ने जो अपने कारनामों को दबाने के लिए ये सारा काम किया है, और नेतन्याहू जिसके ऊपर इतने आरोप हैं, नेतन्याहू ने अपने कारनामों को दबाने के लिए पहले फलस्तीन को बर्बाद किया, वो ईरान को बर्बाद करने पर तुला हुआ है। लेकिन ट्रंप कि अगर या अमेरिका की पॉलिसी देखी जाए तो इन्होंने कई देश बर्बाद किए हैं, चाहे लीबिया हो, इराक हो, अफगानिस्तान हो, ये सारे देश हो, वियतनाम हो, यानी कई देश अमेरिका ने बर्बाद किए हैं, खूनी कोहराम मचाया है वर्ल्ड के अंदर। लेकिन अब जो ईरान ने जवाब दिया है वो बड़ा ही तारीखी जवाब दिया है, बड़ा ही ऐतिहासिक जवाब दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो वर्ल्ड पावर है, जो दुनिया के जो बड़े बड़े देश हैं, जो अपने आप को ताकतवर मानते हैं, जिनमें हमारा भी देश है जो अपने आप को विश्व गुरु कहता है, हमारी लीडरशिप को भी इस मामले में ईरान का सपोर्ट करना चाहिए। इसराइल और अमेरिका को कहना चाहिए कि आप ये गलत कर रहे हो। वो उसकी वजह यह भी है कि ईरान हमारा पड़ोसी देश है, हालांकि उसका बॉर्डर हमारी बजाय पाकिस्तान से लगा हुआ है, लेकिन पाकिस्तान भी 70-80 साल पहले हमारा ही हिस्सा था। तो ईरान हमारा सदियों से पड़ोसी है, सदियों से उसकी सांस्कृतिक और उसका सारा जो मामला है हमसे जुड़ा हुआ है। तो ईरान का सपोर्ट करना चाहिए। हमारे बगल में एक तरह का ईरान में अगर इतना बड़ा नुकसान होता है, जंग होती है, तो उसकी आंच हमारे देश पे भी आनी तय है। तो हमारे देश की जो विदेश नीति फ्लॉप हुई है, उसके मामले में गंभीरता से जो विदेश मंत्रालय के अधिकारी हैं या देश के दूसरे एक्सपर्ट हैं, उनको इस बात का सरकार पे जवाब भी तलाशना चाहिए, दबाव भी बनाना चाहिए। ये हालात हैं, ये किसी के हित में नहीं है, खासतौर से हमारे देश के हित में तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ईरान हमारा पड़ोसी है। इसराइल और अमेरिका बहुत दूर हैं। हमारे देश ने कभी भी अमेरिका के, इसराइल के आगे घुटने नहीं टेके। जहां तक जो एटमी हथियारों की, मिसाइलों की जो ईरान के बनाने की बात है, तो दुनिया के सारे देश बना रहे हैं। जब इसराइल है वो एटम बम बना सकता है, जब अमेरिका एटम बम बना सकता है, तो फिर वो अधिकार है, वो ईरान को कैसे नहीं है। ईरान ने जाकर के पहले हमला नहीं किया है, बल्कि ईरान को हर बार प्रताड़ित करने की कोशिश की गई है। ईरान पे पहले भी इसराइल और अमेरिका ने हमला किया था, अब फिर वो वही हमला। तो जवाब में ईरान ने जो हमला किया है वो उसका अधिकार है। ईरान की लीडरशिप ने 5-6 दिन पहले यूएनओ को बता दिया था कि अगर हम पे हमला होता है तो हम इसका करारा जवाब देंगे, इसका नुकसान सबको भुगतना पड़ेगा। वो काम आज ईरान ने करके दिखा दिया है। यानी ईरान ने अमेरिका और इसराइल के जो अड्डे और उनके इलाके हैं अरब देशों में, उन सबको नेस्तनाबूद करने के लिए, तबाह बर्बाद करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। हमारा ये एपिसोड आपको कैसा लगा, अपनी राय है वो कमेंट बॉक्स में व्यक्त कीजिए, ताकि हम कोई और एपिसोड बनाएं तो उसमें आपकी राय को शामिल कर सकें। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।